नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले मौजूद थी, लेकिन अपने समय से कहीं ज्यादा आगे थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पहली और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक, हड़प्पा सभ्यता की। तो चलिए इसके राज जानने की कोशिश करते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं मशहूर पुरातत्वविद बीबी लाल की इस बात से। उन्होंने कहा था, एक संतुलित समुदाय रहता है जिसमें अमीर और गरीब के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है। अब ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। सोचिए, उस दौर की बाकी महान सभ्यताओं में राजा महाराजा होते थे और अमीर गरीब का फर्क साफ दिखता था, पर हड़प्पा में ऐसा लगता है मानो कोई शोषण वाला समाज था ही नहीं। सबूत तो एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करते हैं जहां सब मिलजुल कर एक तालमेल के साथ रहते थे। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतनी तरक्की करने वाली सभ्यता गई कहां? ये अचानक से गायब हो गई और पीछे छोड़ गई धोलावीरा जैसे हैरान कर देने वाले खंडहर। ये सिर्फ टूटी फूटी दीवारें नहीं हैं, नहीं, ये एक पूरी खोई हुई दुनिया की कहानी सुनाती हैं। तो चलिए इसी खोई हुई दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सभ्यता इतनी आगे कैसे थी और आखिरकार इसका अंत कैसे हुआ। तो सवाल ये है कि हम हड़प्पा वालों को इतना उन्नत या एडवांस्ड क्यों कह रहे हैं? इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि सभ्यता होती क्या है। मतलब इसमें सरकार होती है, शहर होते हैं जो प्लानिंग से बसाए गए हों, अच्छा कारोबार, लिखने का कोई तरीका और एक अपनी अलग संस्कृति। अब देखते हैं कि हड़प्पा के लोग इन सब पैमानों पर कहां तक खरे उतरते थे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सुराग से शुरू करते हैं, उनके शहर। ये शहर कमाल के थे। देखिए, हड़प्पा के शहर कोई एक्सीडेंट नहीं थे। मतलब ये यूं ही नहीं बस गए थे। ये एक बहुत ही सोची समझी और सटीक प्लानिंग का नतीजा थे। अब जरा इनकी प्लानिंग की डिटेल्स देखिए, कितनी दिलचस्प हैं। सड़कें चौड़ी थीं और एकदम सीधी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक ग्रिड की तरह। शहर को अक्सर दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक ऊपरी शहर, जिसे सिटाडेल भी कहते हैं, जो शायद जरूरी कामों के लिए था, और एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। और सबसे खास बात यह थी कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, बनाने का तरीका और ईंटों की क्वालिटी एक जैसी थी। ये चीज फिर से उसी बराबरी वाले समाज की तरफ इशारा करती है। और उनकी इंजीनियरिंग का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ये लोथल की एक तस्वीर है। यहां का ड्रेनेज सिस्टम देखिए। पता है, सड़कें बनाने से भी पहले नालियां बनाई जाती थीं। इससे साफ पता चलता है कि साफ सफाई और लोगों की सेहत उनके लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। तो ठीक है, शहर तो शानदार बना लिए, पर इतने बड़े शहरों को चलाना, लोगों का पेट भरना, ये तो और भी बड़ा काम है। इसके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट में माहिर होना पड़ता है। तो सवाल ये है कि हड़प्पा के लोग अपनी इतनी बड़ी आबादी को सस्टेन कैसे करते थे? उनकी समझदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है वाटर मैनेजमेंट। लगभग हर घर में अपना बाथरूम होता था और ये बाथरूम सड़कों के नीचे बने नालियों के एक जबरदस्त नेटवर्क से जुड़े होते थे। लेकिन वो सिर्फ गंदा पानी ही नहीं निकाल रहे थे। उन्होंने बारिश के पानी को बचाने के लिए भी गजब के स्ट्रक्चर बनाए थे, ताकि पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल हो सके। जरा सोच कर देखिए, धोलावीरा में उन्होंने ठोस चट्टान को काटकर 33 मीटर लंबा एक रिजर्वॉयर बनाया था। 33 मीटर! ये उनके वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल और उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स का एक शानदार सबूत है। पानी की बात हो गई, अब जमीन की बात करते हैं। वो जमीन के भी उस्ताद थे, और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। पूरे यूरेशिया में सबसे पहले कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वाले लोग यही थे। सोचिए, इसका उनकी अर्थव्यवस्था पर कितना जबरदस्त असर पड़ा होगा। और उनका एग्रीकल्चरल सिस्टम भी काफी एडवांस था। वो सिर्फ गेहूं और जौ नहीं उगाते थे, बल्कि कई तरह के अनाज, दालें, सब्जियां, सब कुछ था। मिट्टी के बर्तनों की साइंटिफिक जांच से हल्दी, अदरक और, यकीन करेंगे, केले के भी सबूत मिले हैं। और ये सब सिर्फ अंदाजा नहीं है, नहीं, हमें उनकी टेक्नोलॉजी के पक्के सबूत भी मिले हैं। जैसे बनावली से मिला हल्का ये छोटा सा मिट्टी का मॉडल। ये साफ दिखाता है कि वो अपनी खेती के लिए अच्छे औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनके पास बेहतरीन शहर थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से अलग थलग थे। अरे, हड़प्पा सभ्यता तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। उनके ट्रेड नेटवर्क की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हड़प्पा में बनी चीजें
हजारों मील दूर आज के ईरान और ओमान तक में मिली हैं। सोचिए, उस जमाने में भी उनका सामान जैसे कार्नेलियन के मोती और हाथी दांत की कंघियां मेसोपोटामिया तक पहुंचता था। वे कार्नेलियन के मनके और शंख की चूड़ियों जैसे कीमती गहनों को एक्सपोर्ट करते थे और बदले में शायद तांबे जैसी चीजें इंपोर्ट करते थे, जो उनके इलाके में आसानी से नहीं मिलती थीं। अब इतने बड़े व्यापार को मैनेज करने के लिए उन्होंने मोहरों यानी सील्स का इस्तेमाल किया। ये एक तरह से उनके सामान की पहचान और उनके ब्रांड का निशान था। और अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर। इतनी फलती फूलती, इतनी एडवांस सभ्यता का आखिर हुआ क्या? लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये शानदार शहर एक एक करके वीरान होने लगे। सब लोग कहाँ चले गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को दशकों तक उलझाए रखा है। बहुत लंबे समय तक एक थ्योरी चली कि किसी बाहरी आक्रमण ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन जो सबूत मिले हैं वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। खुदाई में कहीं भी जंग का कोई निशान नहीं मिला, न कोई सेना न लड़ाई के हथियार। ऐसा लगता है कि ये एक बेहद शांतिप्रिय सभ्यता थी। तो अगर हमला नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? ज्यादातर एक्सपर्ट्स आज दो बड़ी वजहों पर सहमत हैं और दोनों ही पर्यावरण से जुड़ी हैं। पहली, मौसम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, बारिश बहुत कम हो गई जिससे खेतीबाड़ी मुश्किल हो गई। और दूसरी, उनकी जीवनदायिनी सरस्वती नदी सूख गई। जब नदी ही नहीं रही तो उसके किनारे बसे शहरों के लोगों को वो जगह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। भले ही शहर वीरान हो गए, पर हड़प्पा के लोगों का ज्ञान, उनकी संस्कृति, उनकी टेक्नोलॉजी वो खत्म नहीं हुई। वो जिंदा रही और आगे चलकर भारतीय सभ्यता के अगले दौर में मिल गई, जो तब ग्रामीण बस्तियों में पनप रही थी। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। हड़प्पा वालों की कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी सभ्यता चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो हमेशा अपने पर्यावरण पर निर्भर रहती है। उनकी विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी दुनिया, हमारी अपनी सभ्यता एक स्थिर माहौल पर कितना ज्यादा निर्भर है। A civilization lost to time, but forever etched in the sands of history.